डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज दिल्ली के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। अब से कुछ ही देर पहले सीबीआई के दफ्तर से मनीष सिसोदिया निकल गए हैं। 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सुबह ही ऐलान कर दिया था कि आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन आज सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो जानकारी ये है कि दरअसल सीबीआई ने जो शराब घोटाले के मामले में अब तक जो लोग गिरफ्तार हैं, विजय नायर, इन सब के कुछ बयान दिखाए हैं और उन बयानों के आधार पर मनीष सिसोदिया से जो सवाल पूछे, सिसोदिया उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं। जानकारी यह आ रही है कि सीबीआई उनके बहुत सारे जवाबों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन सीबीआई की पूरी कार्रवाई कुछ समय लगता है। सीबीआई आगे क्या करेगी उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत संभव है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी आज एक बार फिर कहें कि देखिए सीबीआई को कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट दे दी। लेकिन ना तो ये क्लीन चिट है और ना ही ये केस का क्लोजर है और ना ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई तैयार बैठी है। जांच एजेंसियां दरअसल सबूतों के आधार पर काम करते हैं। धीरे धीरे उनकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर सबूत होते हैं तो मामला आगे बढ़ता है, सबूत नहीं होते तो मामले को खत्म कर दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी जिस दिन सीबीआई जाती है उस दिन कहती है गिरफ्तार कर लेंगे, अगले दिन कहती है कि क्लीन चिट मिल गई, देखिए कुछ गिरफ्तार नहीं किया। यह अजीब सा प्रकरण है। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो तथ्य है वो यह है कि जैसे ही इस मामले की जांच शुरू होती है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जो शराब नीति, आबकारी नीति है, उसको तुरंत वापस ले लेती है। और यह सबसे बड़ा इस मामले में पेच है। मैं फिर कह रहा हूं कि सीबीआई इस मामले में आगे क्या करेगी, जांच किस दिशा में जाएगी, हम नहीं जानते। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आज जो शर्मनाक वाकये हुए हैं उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी, 30 जनवरी को। और जब उनकी हत्या हुई तब महात्मा गांधी के मुंह से जो शब्द निकला था वो शब्द था हे राम। और मुझे लगता है आज महात्मा गांधी की एक बार फिर हत्या हुई है। आज एक बार फिर महात्मा गांधी की आत्मा ने तड़प कर बोला होगा हे राम। ऐसा इसलिए क्योंकि वो महात्मा गांधी जो शराबबंदी की बात करते थे, जो शराब को छूना भी पाप कहते थे, उन्हीं महात्मा गांधी की समाधि पर आज शराब घोटाले के आरोपी जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ऐसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि जैसे शराब घोटाला कोई चीज ही नहीं है। और बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बात यहां तक है कि जिस व्यक्ति पर शराब घोटाले के आरोप हैं, जिसके पास दिल्ली का आबकारी विभाग था और जिसके आबकारी विभाग रहते हुए तमाम घोटाले के सबूत सामने आए, जिसके आधार पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, उस व्यक्ति की तुलना आज शहीद आजम भगत सिंह से कर दी गई। देश की राजनीति में इससे बड़ी गिरावट शायद नहीं आ सकती। जांच एजेंसियों से लड़ा जा सकता है, लड़िए। जांच एजेंसियां अगर गलत कर रही हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए। देश की अदालतों के दरवाजे खुले हैं। राजनीतिक लड़ाई लड़िए, बीजेपी से लड़िए, केंद्र सरकार से लड़िए, नरेंद्र मोदी से लड़िए। लेकिन भगवान के लिए कम से कम महात्मा गांधी का नाम शराब घोटाले से तो ना जोड़िए। कम से कम शहीद आजम भगत सिंह को शराब घोटाले के आरोपी से उसकी तुलना मत कीजिए। हे राम, आज यही मेरा शीर्षक है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आज महात्मा गांधी की, उनकी आत्मा ने तड़प कर एक बार फिर कहा होगा हे राम। आज इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए।
देश में भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे नेताओं ने एक अलग ही चलन शुरू किया है। मामला शराब घोटाले से जुड़ा हो, जमीन घोटाले से, या फिर आतंकी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी जमीन खरीदने का हो। जांच एजेंसियां जब पूछताछ के लिए बुलाती हैं तो भ्रष्टाचार के आरोपी कैमरों के सामने तिलक लगवाकर, आरती उतरवाकर जांच एजेंसी के दफ्तर में यूं ठसक कर जाते हैं जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने जा रहे हों या जंग लड़ने के लिए सीमा पर जा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो पुष्पा का डायलॉग बोलकर जाते हैं, मैं झुकेगा नहीं। पिछले कुछ महीनों में देश में ऐसे दृश्य एक बार नहीं कई बार देखे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर डायलॉग बोलकर गए कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन आतंकी दाऊद इब्राहिम के करीबियों से जमीन की डीलिंग के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि 8 महीने से वो जेल में हैं और बार बार उनकी जमानत रिजेक्ट हो रही है। इसी तरह शिवसेना के नेता संजय राउत को जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने भी कैमरे के सामने ऐसी तस्वीरें खिंचाई जैसे पाकिस्तान से जंग लड़ने जा रहे हों। पर 2.5 महीने से वो भी जेल में हैं। 2 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है। और अब कट्टर ईमानदार पार्टी का बही खाता देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन 5 महीने से जेल में हैं। जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ इतने सबूत हैं कि अदालत को भी कहना पड़ा कि केजरीवाल सोचें कि ऐसे आदमी को मंत्रिमंडल में रखना कितना सही है। और ऐसे ही आदमी को केजरीवाल ने भारत रत्न देने की मांग करके देश के सबसे बड़े सम्मान का अपमान किया। तो आज आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति में महात्मा गांधी और भगत सिंह को भी घसीट लिया। मनीष सिसोदिया को आज जब दिल्ली के शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना होने से पहले कैमरे के सामने ऐसे पूजा आरती कराई जैसे अभी अभी राफेल उड़ाकर सीधा पीओके के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता इसे जायज ठहरा रहे हैं कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इट सीम्स एज इफ द आम आदमी पार्टी हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ करप्शन। इसमें कोई दोमत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। दिल्ली की हवा में प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा है और वो प्रदूषण में दिल्ली में अपने छल और प्रपंच से सत्ता में आए आम आदमी पार्टी के करप्शन का जहर कुछ ज़्यादा दिख रहा है। हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज दिल्ली में सुबह से ही एक ड्रामा चल रहा है और वो एक ऐसे फिल्म की तरह वो ड्रामा लग रहा है जिसको सेलिब्रेशन ऑफ आम आदमी पार्टी करप्शन का नाम दिया जा सकता है। कोई प्रोटेस्ट नहीं है, वो तो आजादी के देशभक्ति के तराने गा रहे हैं, वहां पे देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी पे गर्व करने के लिए वहां पे तालियां बजा के हमारे कार्यकर्ता उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। कोई हमारा जो है प्रोटेस्ट नहीं है, हमें सीबीआई से, ईडी से कोई शिकायत नहीं है। वो बेचारे वही कर रहे हैं जो केंद्र सरकार उनको करने के लिए कह रही है। मनीष जी जेल जाएंगे और हमारा सर और ऊंचा होगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के भाषणों पर तालियां पीट रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन शर्मनाक ये है कि जांच एजेंसी शराब घोटाले पर सवाल जवाब के लिए बुलाती है और जिस पर शराब घोटाले का आरोप है वो गांधी जी का नाम लेकर राजघाट पहुंच जाता है। जो गांधी जी
हमेशा शराबबंदी की बात करते रहे। उनके नाम को लेकर राजनीति वो कर रहे हैं जिन पर शराब घोटाले के आरोप हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। पर इतना ही काफी नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को दूसरा भगत सिंह बता दिया। सोचिए कि जिन शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में देश के लिए जान दे दी, उनकी तुलना आज शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया से की जा रही है। मनीष सिसोदिया दूसरे भगत सिंह हैं और वो राजघाट जाते हैं शराब घोटाले में, क्योंकि उनसे पूछताछ हो रही है। इसलिए हम सिर्फ हे राम कह सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कहें। लेकिन चर्चा इसी पर होगी। आज का सवाल आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, शराब घोटाले के आरोपों में आए हैं जिनके नाम, क्या गांधी जी भगत सिंह का नाम लेकर वो शहीदों को कर रहे हैं बदनाम? ये मेरा सवाल है। फिर से सुनिए, शराब घोटाले के आरोपों में आए हैं जिनके नाम, क्या गांधी जी भगत सिंह का नाम लेकर वो शहीदों को कर रहे हैं बदनाम? ये मेरा सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं संजू वर्मा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजू वर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जुड़े हुए हैं और इसके अलावा मेरे साथ परविंदर सिंह सेठी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हमने संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने दो टूक में अपने किसी प्रवक्ता को भेजा नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी हैं। लेकिन दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आज की इस डिबेट में। उन खास मेहमानों का भी परिचय करवा दूं। मेरे साथ एमएल शर्मा जी हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं सीबीआई के, लंबा समय सीबीआई में उन्होंने बिताया है। सीबीआई की कार्यप्रणाली से इनसे बेहतर कौन वाकिफ होगा। और मेरे साथ दूसरे बहुत खास मेहमान हैं करनैल सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष हैं ईडी के, और इन्होंने भी ईडी के काम को लेकर जिस हद तक जो है नाम कमाया है पूरा देश जानता है। आज ये दो खास मेहमान मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि बार बार इस राजनीति में गांधी जी और भगत सिंह का नाम घसीटते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी आरोप रखते हैं कि इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कभी कह देते हैं कि आज गिरफ्तारी हो जाएगी और गिरफ्तारी नहीं होती तो कह देते हैं देखिए उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी, उनके पास कुछ नहीं है, राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए आज मेरे साथ ये दो खास मेहमान भी हैं। मैं शुरुआत परविंदर सिंह सेठी जी आपसे कर रहा हूं। आप सिख हैं और इस बात पे गर्व है, सिख कोई भी सिख होता है तो गर्व होता है उसको, लेकिन आपकी जानकारी भी है। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, ये मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि भगत सिंह के परिवार और उनके रिश्तेदार के लोगों ने बाकायदा ऑन टीवी, ऑन कैमरा ये कहा है कि भगत सिंह का नाम इस तरह से लेना गलत है, भगत सिंह की तुलना किसी नेता से करना गलत है, और शराब घोटाले को लेकर अगर भगत सिंह का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो पूरी तरह से गलत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शहीद आजम भगत सिंह के रिश्तेदार कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह का नाम मनीष सिसोदिया से, जो शराब घोटाले के आरोपी हैं, उनसे जोड़ करके एक बहुत बड़ा पाप किया है, इस देश के शहीदों का अपमान किया है? नहीं, देखो, शहीदों का अपमान तो ना कोई कर सकता है, ना ही इस तरह की किसी की कोई मंशा रहती है। लेकिन जो शहीद भगत सिंह हैं वो पूरे देश के रोल मॉडल हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं, उनसे कंपैरिजन तो किसी का हो नहीं सकता। लेकिन मनीष सिसोदिया जी को भी यही कहा था कि वो उनके मार्गदर्शन पे नहीं, एक मिनट परविंदर जी, आप चाहें तो मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलता हूं कुछ देर में मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूं। आपने पोस्टर देखे नहीं देखे, लेकिन मैं आपको पोस्टर दिखा सकता हूं, और मेरे प्रोड्यूसर जरा उस पोस्टर को निकालें, जिस पोस्टर में सत्येंद्र जैन, एक वो व्यक्ति जिसके घर से सोने के बिस्किट मिलते हैं, एक वो व्यक्ति जिसको लेकर देश की अदालत कहती है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी कैबिनेट में रखना ही एक तरह से जो है वो गलत है, देश की अदालत कहती है। उस सत्येंद्र जैन, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए, मैं आपको पोस्टर, एक मिनट मैं आपको पूरा पोस्टर दिखाऊंगा, एक मिनट सेठी जी सुनिए, मैं आपको पूरा पोस्टर अभी दिखाऊंगा, मेरे प्रोड्यूसर दिखाएंगे अभी पोस्टर। लेकिन उस पोस्टर के अंदर जो पोस्टर था उसमें सत्येंद्र जैन और उसमें मनीष सिसोदिया की तस्वीर थी और लिखा था ये आज के भगत सिंह हैं। इससे बड़ा अपमान शहीदों का क्या हो सकता है देश में? नहीं, आज के भगत सिंह है, ये इससे कंपैरिजन की बात नहीं है। जो आज
हाँ? देश की सत्ता, देखिए आप एक बात को समझे, जिस व्यक्ति ने गलत काम करा, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, कोई भी है, उसको हमेशा सजा मिलनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। वो छोड़िए सर, सजा छोड़िए, सही गलत छोड़िए, सजा छोड़िए सर, सही गलत छोड़िए। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या मनीष सिसोदिया का नाखून भी, मनीष सिसोदिया का नाखून, उनका बाल, या सत्येंद्र जैन का नाखून, सत्येंद्र जैन का बाल भगत सिंह के बराबर हो सकता है? आप लोगों ने राजनीति को इतना छिछोरा बना दिया। नहीं, इस छिछोरेपन तक आप उतर आए। नहीं, भगत सिंह से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब कोई अपने राजनीतिक फायदों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करता है और उन लोगों को डिफेम करने का प्रयास करता है राजनीति के लिए, तो एक सत्ता की आवाज है। जब आजादी के लिए भी लोगों ने, जब सरकारों की तशद्दुद इतनी बढ़ गई थी, तब उन लोगों ने आवाज उठाई थी। ये आरोप आप लगाइए परविंदर जी, मुझे इन आरोपों से कतई, मैं, आप ये आरोप लगाइए, आप कहिए बीजेपी दुरुपयोग कर रही है सत्ता का, आप कहिए बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, आप कहिए सीबीआई का दुरुपयोग, आप कहिए देश की अदालतों को कठपुतली बना दिया। मुझे इस बात से या देश को इस बात से कतई तकलीफ नहीं होगी। आप अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़िए, सेटल कीजिए। एक मिनट सुनिए, आप अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़िए, सेटल कीजिए, लेकिन कम से कम शराब घोटाले में महात्मा गांधी को घसीट रहे हैं आप, और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपी को भगत सिंह बना रहे हैं। यह शर्मनाक है। और मैं फिर कहूंगा कि राजनीति इतने छिछोरे लेवल पर, इतने घटिया लेवल पर, स्तर पर आकर आप राजनीति मत कीजिए। संजू वर्मा, एक मिनट रुकिए, अब रुकिए आप। संजू वर्मा, क्या आपको लगता है कि ये जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चल रहा है, उसके कारण आज ये स्थिति आ गई है, और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप आप पर लगते हैं, आपकी सरकार पर लगते हैं? अशोक जी, पहली बात तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है। बीजेपी की आम आदमी पार्टी के साथ या बीजेपी की कांग्रेस के साथ राजनीतिक विचारधारा में यदि कोई अंतर हो तो ये बात तो समझ में आती है, पर जो बात समझ में नहीं आती और जो बात कदापि कोई भी आदमी किसी भी एंगल से उसको ये नहीं कह सकता कि ये सही है, वो ये है जब हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, भीकाजी कामा, इन जैसे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े बड़े नाम हैं, उनको हम अपनी राजनीति में घसीट लाएं। और आम आदमी पार्टी ने बार बार लगातार पूरे होश और हवाश में भगत सिंह का नाम लिया है, और मैं इसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहूंगी। और सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं, मैं यहां तक कहूंगी कि भगत सिंह की आड़ में आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, जो बहुत ही शर्मनाक है। जहां तक बात आती है इस आरोप की कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों को कठपुतली की तरह अपने उंगलियों पर नचाती है, तो मैं सिर्फ आपके सामने दो उदाहरण रखती हूं। मैं महाराष्ट्र से हूं। मुझे याद है जब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी, लोगों ने चिल्ला चिल्लाकर कहा था कि भाजपा की सरकार नहीं है महाराष्ट्र में, इसीलिए बौखलाहट में अनिल देशमुख के खिलाफ उल फजूल आरोप लगाकर उनको अंदर कर दिया गया है। पर आपको पता होगा कि अनिल देशमुख की बेल की याचिका 6 बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जी। फिर बात करते हैं संजय राउत की। संजय राउत जो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, जब उनको 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल के घोटाले को लेकर जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया, तब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बात कीजिए, विपक्ष के जितने नेता हैं, जितने दिग्गज नेता हैं, सब चिल्ला चिल्लाकर एक स्वर में कहने लगे सीबीआई और ईडी का मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। संजय राउत की भी बेल याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 बार लगातार खारिज की है। तो मैं आपके शो के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट मोदी सरकार के अधीन है? आप आरोप लगाएं, ये तो समझ में आता है, पर आप देश की जो न्याय व्यवस्था है,
उस पर जब आप उंगली खड़ा करते हैं तो मुझे लगता है ये एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। और मैं बस 10 सेकंड लूंगी, आपसे यह कहना चाहूंगी, मनीष सिसोदिया को जो लोग क्लीन चिट का सर्टिफिकेट देने के लिए उतारू हो गए हैं, मुझे एक बात बताइए, आज दिल्ली के शराब घोटाले में कौन कौन अंदर है? सनी मरवा, विजय नायर, समीर महेंद्रू, और इन तीनों ने अपने बयानों में कहा है कि 10,000 करोड़ का नुकसान दिल्ली की तिजोरी को, दिल्ली स्टेट एक्सचेकर को हुआ है। और किसी भी केस में जब विटनेस सामने से आकर कहता है तो उसकी बात, चाहे वो आरोपी खुद भी हो, सनी मारवा खुद आरोपी है, विजय नायर खुद आरोपी है, समीर महेंद्रू खुद आरोपी है, अमित अरोड़ा खुद आरोपी है, अमनदीप भाल खुद आरोपी है, पर इन सब लोगों ने एक स्वर में मनीष सिसोदिया का नाम बार बार लिया है। तो मुझे बताइए, क्या सीबीआई को जांच नहीं करनी चाहिए? क्या ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए? 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है दिल्ली की तिजोरी को, तो हम चुप बैठ जाएं? ओके, ठीक है, ठीक है। ईमानदार लोग टैक्स देते हैं, आप उनके जबान पर ताला लगाना चाहते हो? ठीक है, जो जांच हो रही है मैं उस सवाल पर भी आऊंगा। और अभी आपने अदालतों का जिक्र किया, आज तो आम आदमी पार्टी ने यह भी कह दिया कि अदालत में जो है सत्येंद्र जैन के मामले में जो है अदालतों को भी आप लोग मिसयूज कर रहे हैं। मैं उस सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले हरिशंकर गुप्ता जी, और मैं फिर कह रहा हूं, मेरा अपने प्रोड्यूसर से अनुरोध है कि हमने जो आज के पोस्टर में जो लगाया है, ये पोस्टर मेरे सामने, इसको जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। इस पोस्टर में भगत सिंह की तस्वीर है, और परविंदर जी जरा देखिएगा, हरिशंकर जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। इसमें जो है भगत सिंह की तस्वीर है, और भगत सिंह की तस्वीर के साथ साथ दूसरी तरफ, भगत सिंह की तस्वीर की दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये भगत सिंह है, सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसी पोस्टर के दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ देखिए, आज के भगत सिंह। ये आज के भगत सिंह में किसकी तस्वीर दिखाई जा रही है? ये दिखाई जा रही है सत्येंद्र जैन की और मनीष सिसोदिया की तस्वीर। तो आज का भगत सिंह कौन है? आज का भगत सिंह मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को बताए जा रहे हैं, वो जिनके घर से सोने के बिस्किट मिल रहे हैं, वो जो शराब घोटाले के आरोपी हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, तकलीफ हुई आपको आज ये तब तमाशा देखकर? आपको भी तकलीफ हुई क्या? नहीं, हम तो ये तकलीफ झेलने के बहुत आदी हो चुके हैं अशोक जी। ये तो आज आम आदमी पार्टी ने तो आज किया है, भारतीय जनता पार्टी कब से ये काम कर रही है। गांधी के कट्टर विरोधी, गांधी को भर भर के गालियां देने वाले, गांधी को बड़ा बुला भरा कहने वाले, और नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले, जिसपे कोई रोक सरकार नहीं लगाती कभी, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो भी महात्मा गांधी की समाधियों पर जाके मत्था टेकते हैं, वो भी भगत सिंह का इस्तेमाल करते हैं। जिनका कोई रोल स्वतंत्रता संग्राम में नहीं रहा, वो भी आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद करके बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़े बड़े बैठकें करते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने तो हद ही कर दिया आज ना। आपने तो कहा कि उन्होंने इसकी तुलना की है, मैं वहां तक सीमित नहीं कर रहा अपने आप को, तुलना नहीं की है, सिर्फ उसमें लिख दिया भगत सिंह मनीष सिसोदिया। आपने वो पोस्टर नहीं देखा। मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बगल में ही आज भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां से मिलके ये लोग मनीष सिसोदिया के घर गए थे। वहां पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भगत सिंह मनीष सिसोदिया। अब सवाल ये है कि शराब घोटाले में जो घोटाला हुआ है दिल्ली के अंदर, उससे ज्यादा खतरनाक तो स्थिति कभी दिल्ली में बनी नहीं। शराब घोटाले ने मजबूर कर दिया गरीब औरतों को पैसा देकर लाइन में शराब खरीदने के लिए, और शराब घोटाले ने मजबूर कर दिया रिहायशी इलाकों में महिलाओं को और लड़कियों को घर में बंद होने के लिए। हमने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है जहां पर लोग शराब पीकर गलियों में, सड़कों पर दूध होकर गिर जाते थे। एक के बदले एक पेटी शराब की दीजिए, 2 पेटी शराब की मिलेगी। इस कदर लालच में सिर्फ ये कहकर कि सब राजस्व बढ़ाएंगे, और दिल्ली का राजस्व बढ़ाने के लिए उनका दिल्ली का राजस्व से कोई मतलब नहीं था उस बात। राजस्व तो बड़ा केजरीवाल का। केजरीवाल ने राजनीति को महंगा कर दिया। हम पहले बीजेपी पर आरोप लगाते थे कि बीजेपी ने चुनावों के अंदर पैसे की नदी बहा दी और उसको महंगा कर दिया। आज तो केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं, राजनीति को महंगा कर दिया, और विज्ञापन के अलावा कोई काम नहीं है। आप कहीं चले जाइए, होर्डिंग भी लगेंगे, पोस्टर भी लगेंगे, जो एक सीमा के अंदर होने चाहिए उस सीमा का कोई मतलब नहीं है। वो अनाप शनाप लगेंगे और उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा?
इन्हीं कामों से पैसा आएगा। पर हरिशंकर जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पर तो एक बार में गुजरात भी, हिमाचल भी, कर्नाटका भी, ये भी वो भी तमाम चुनाव लड़ना चाहते हैं। आदमी उनके पास है, गिने चुने आदमी उनके पास 4 दिल्ली के अंदर हैं। इन 4 लोगों को गुजरात भी भेजते हैं। पर हरिशंकर जी एक मिनट, संजू जी रुकिएगा आप। हिमाचल के अंदर जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया था, भाई सितंबर के बाद बंद क्यों कर दिया उसको, कि कैंडिडेट भी अनाउंस कर दी। वहां के इनके लोगों की शिकायत है, रोज बयान आता है कि साहब केजरीवाल जी यहां पर आते नहीं है, उन्होंने यहां ध्यान देना छोड़ दिया है। तो मैं एक बात सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इस ढंग से अगर पैसे की जरूरत किसी पॉलिटिकल पार्टी को रहेगी तो वो कहां से आएगा? उनकी पार्टी को चंदा मिलना बंद हो गया है। पहले तो वो अकाउंट दिखाते थे नेट के ऊपर के साहब इतना पैसा यहां से आया, इतना पैसा रोज हमारे पास आ रहा है। अब तो वो पैसा मिलना बंद हो गया, और बिगर पैसे के तो राजनीति नहीं होती है। ओके 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 ओके, आपने शुरू में जो कुछ कहा उसको लेकर संजू जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। 1 मिनट संजू जी रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि वो डिबेट दूसरी जगह। 20 सेकंड लूंगी बस, जल्दी बोलिए जल्दी से जी। मुझे ताज्जुब होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर कहते हैं कि भाजपा का स्वतंत्रता संग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं था, आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था। आप ये कहना चाहते हैं कि जिसका स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं है तो वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता? नहीं, जब देश में करप्शन हो रहा हो, लेकिन क्लेम तो ना करें। पहली बात तो आपने जो आरोप लगाया वो भी गलत है। आपके खुद के पंडित नेहरू ने 1963 में आरएसएस का स्वागत किया था, कहा था कि 1962 के इंडो चाइना युद्ध में आरएसएस का बड़ा योगदान रहा है। इतिहास पढ़कर आइए, बेफिजूल की बातें मत कीजिए। ओके 1 मिनट सर रुकिएगा, प्लीज रुकिएगा, ये डिबेट कहीं और चली जाएगी, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। रुकिएगा हरिशंकर जी 1 मिनट, हरिशंकर जी रुकिए 1 मिनट, पूरा नहीं है। हरिशंकर जी रुकिए 1 मिनट, हरिशंकर जी रुकिए 1 मिनट, हरिशंकर जी रुकिए 1 मिनट, हरिशंकर जी 1 मिनट, मैं इस विषय पर किसी और दिन बीजेपी कांग्रेस डिबेट। 1 मिनट हरिशंकर जी, 1 मिनट हरिशंकर जी प्लीज, हरिशंकर जी 1 मिनट, हरिशंकर जी प्लीज। नाथूराम गोडसे के, अरे नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने वाले को आपने मध्य प्रदेश में शामिल किया है, वो मत बोलिए चौरसिया को, वो मत बुलाइए। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा हूं आज, प्लीज रुकिए 1 मिनट, मेरा आज का विषयांतर हो जाएगा। इस पे किसी और दिन हम मिलकर कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ डिबेट कर लेंगे। मेरा 1 मिनट सुनिए हरिशंकर जी प्लीज सुनिए, मेरा एक आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, सिर्फ छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है, फिर मैं एमएल शर्मा और कर्नैल सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। मेरा आपसे सिर्फ काउंटर क्वेश्चन सिर्फ ये है, आप आम आदमी पार्टी कह रही है कि दरअसल ये जो कुछ हो रहा है शराब घोटाले को लेकर, ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको भी लगता है कि ये जो घोटाला हुआ था, और आप मानते हैं इसकी जांच सही है? बिल्कुल, जांच होना चाहिए। ठीक, इसमें ये घोटाला हुआ, इसमें किसको शक है? ठीक। और मैं आपको बता दूं अशोक जी, दिल्ली के अंदर अगर इसके बारे में आवाज उठाई थी भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में पिक्चर में आई। ठीक है सर, वो क्रेडिट आप ले लीजिए सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपने ये कहा कि ये मामले की जांच हो रही है, सही है, ये बात ठीक है, मैं आऊंगा इस पर। यानी आप यहां पर मानते हैं कि यहां जांच एजेंसियां सही हैं, मैं आऊंगा बाकी दूसरी जगह। लेकिन एमएल शर्मा जी, ये सीबीआई ने जब पहले छापा मारा, आम आदमी पार्टी बार बार यही तर्क देती है, इसलिए क्योंकि मैं आपसे राजनीतिक टिप्पणी नहीं चाहता, लेकिन मैं सीबीआई की फंक्शनिंग के तौर पर समझना चाहता हूं। जब सीबीआई उनके घर पे छापा मारती है तो आम आदमी पार्टी कहती है देखिए कुछ नहीं मिला, हमें तो क्लीन चिट दे दी, इतने घंटे तक करते रहे, हमारे घर से कुछ मिला नहीं, हमारे दफ्तर से कुछ नहीं मिला। उनके जब जो उनके लॉकर में जाते हैं तो संजय सिंह कहते हैं उनके लॉकर को सीबीआई ने खोला था, वहां झुंझुना मिला। अब आज 9 घंटे की पूछताछ हुई, फिर थोड़ी देर बाद शायद बयान आने शुरू हो गए होंगे, वो कहेंगे देखिए सीबीआई के पास कुछ नहीं है, तो सिर्फ परेशान करने के लिए। तो क्या ये सब फंक्शनिंग कैसे होती है? मतलब क्या है इसको बार बार किसी को बुलाना, क्या ये सिर्फ राजनीतिक जो है तौर पर किसी को परेशान करने के लिए है? अशोक जी, आपने कई बार हमें अपनी चैनल पर बुलाया है और आप सीबीआई की फंक्शनिंग को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी अपने दर्शकों के विचार के लिए मैं इसको थोड़ा दोहराना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई अपराध होता है, सस्पिशन होता है अपराध होने का, एफआईआर दर्ज होती है जिसको सीबीआई में आरसी यानी कि रेगुलर केस कहा जाता है। ये जो तथाकथित स्कैम चल रहा है इसमें आरसी सीबीआई ने दर्ज किया है। वैसे हमारा ज्ञान जो है अखबारों पर ही आधारित है, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद क्या करना पड़ता है? सर्चेज होती हैं, रूटीन एक्सरसाइज है एविडेंस कलेक्शन के लिए,
उसके अलावा सस्पेक्ट्स को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। उसके अलावा जो विटनेसेस हैं उनको बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है। अगर किसी एक्सपर्ट की मदद की आवश्यकता हो तो एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाता है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, लंबा काम है, मैं समझ रहा हूँ। जब ये सब हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई का अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट करता है कि भाई कोई अपराध हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो किसने किया, और जिसने अपराध किया किस धारा में किया। क्योंकि हिंदुस्तान में तो कम से कम 50-60 क्रिमिनल एक्ट्स हैं, आईपीसी में इतनी 511 धाराएं हैं, तो इस तरह से ये फंक्शनिंग चलती है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने पूछा नहीं, फिर भी बताना चाहूंगा, ये जो घटनाक्रम चल रहा है तथाकथित स्कैम का, इसमें इशू क्या है। ये जो अखबारों में आता है और जो डिबेट्स होती हैं उसमें जो मेन इशू है उससे हम हट जाते हैं। इशू ये है, जो एफआईआर में एलिगेशन लगा, जो हमने अखबार में पढ़ा, वो ये है कि साहब कुछ लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया। ये आरोप पढ़कर, जैसे अखबार में जो पढ़ा, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर आप एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन को देखें तो खुद एक्साइज कमिश्नर जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको बुलाता है, उनके ओपिनियन लेता है, और जब ड्राफ्ट पॉलिसी होती है, बन जाती है, तो उसको सर्कुलेट किया जाता है और हर जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको अपना ओपिनियन देने के लिए कहा जाता है। कुछ अपना ओपिनियन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। इन सब बातों को विचार करने के बाद गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है। में जो एक्साइज पॉलिसी है उसको दो चीजें गवर्न करती हैं। एक तो दिल्ली एक्साइज एक्ट है और दूसरा दिल्ली एक्साइज रूल्स हैं। तो ये सारी पॉलिसी इन्हीं कानूनों के तहत बनती है, लेकिन इसका दायित्व, इसको इंप्लीमेंट करने का दायित्व, इसको लागू करने का दायित्व मूलतः जो एक्साइज कमिश्नर है वो होता है। तो एक इशू तो ये हो गया। दूसरा, तफ्तीश के क्या बिंदु हैं? तफ्तीश के मेरे विचार से 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्साइज पॉलिसी बनाई उसके इंप्लीमेंटेशन में क्या कोई डिविएशन हुआ, यानी उस पॉलिसी से हटकर लाइसेंस जारी किए गए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे वो रिटेलर हो। एक बिंदु तो ये है। मुझे विश्वास है कि सीबीआई प्रोफेशनल एजेंसी है, वो इस बिंदु को देख रही होगी। और दूसरा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर डिविएशन हुआ, अगर डिविएशन पॉलिसी से नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। क्योंकि पॉलिसियां बनती हैं, कभी कभी उसका अच्छा रिजल्ट निकलता है, कभी कभी उसका खराब रिजल्ट निकलता है। पॉलिसीज में ये भी होता है कि पॉलिसी बड़ी अच्छी बनी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में रास्ते में हर्डल्स आ गए किसी कारण से, वो पॉलिसी उम्मीद थी सफल होगी लेकिन वो फेल हो गई। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन लीगल इशू इसमें यह है कि क्या पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन वैसा ही हुआ जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में था, या उसका डिविएशन हुआ जी। और दूसरा यह है कि अगर डिविएशन हुआ, किसने किया? क्योंकि मेरी जानकारी यह है कि सारे लाइसेंसेस वो एक्साइज कमिश्नर जारी करता है या उसके अधीनस्थ अधिकारी उसके करते हैं। लेकिन अब 2018 में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, पहले तो सेक्शन 13(1)(d) यानी कि किसी को फेवर दिखाना अपने आप में ऑफेंस था, लेकिन 2018 के संशोधन के बाद वो 13(1)(d) अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो फेवर किया गया वो उसके पीछे क्विड प्रो क्वो था, यानी कि करप्शन था, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। ये काम बताने में बहुत आसान है, लेकिन बहुत बड़ा काम है। और इन्वेस्टिगेशन करना कोई बुरी चीज नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, मेरा 40-50 साल का एक्सपीरियंस है कि इन्वेस्टिगेशन सस्पेक्ट के भी हित में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी बात करने का, अपनी जाने का
मौका मिल जाता है। ओके, यही तो मैं कह रहा हूं कि जांच एजेंसियां जब जांच करती हैं, अपना काम करती हैं, तो उस पर भी सवाल उठाया जाता है, जबकि एमएल शर्मा जी कह रहे हैं तो जो आरोपी है उसके भी हक में है। संजू वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। हक में है। संजू वर्मा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिस्पॉन्ड किया है, शक पड़ता है, वो आता है, अपनी बात को बताता है, तो उससे तो इन्वेस्टिगेशन। संजू वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। और ये झूठी बात है, झूठ। एक मिनट, एमएल शर्मा जी रुकिएगा प्लीज, संजू वर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं और फिर कर्नल जी के पास आऊंगा। जी अशोक जी, एमएल शर्मा जी ने काफी सारे तथ्य रखे। मैं सिर्फ संक्षेप में कहना चाहती हूं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप हैं, एक तो है 120 बी आईपीसी का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और एक है 477 के तहत फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पर जो एमएल शर्मा जी ने कहा, उस बात को आगे बढ़ाते हुए आपके दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूं कि दिल्ली एक्साइज एक्ट ऑफ 2009, दिल्ली एक्साइज रूल्स ऑफ 2010, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, जीएनसीटीडी एक्ट 1991, इन चारों एक्ट्स का मनीष सिसोदिया ने लगातार उल्लंघन किया जी। और यह बात सीबीआई और ईडी अपनी एफआईआर में कह चुकी है सबूत के साथ। और सबसे अहम बात यह है कि आप अरविंद केजरीवाल की हिस्ट्री देखिए, चाहे नजीब जंग हो, चाहे अनिल बैजल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, या फिर अब के वीके सक्सेना, इनकी किसी के साथ नहीं बनी। तो यह आरोप लगाना कि एलजी बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है, इसीलिए यह सारा किया धरा एलजी का है, यह गलत है। क्योंकि आपको बता दूं, 8 जुलाई 2022 को एलजी के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगाकर कौन गए? दिल्ली के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, जिनकी नियुक्ति अरविंद केजरीवाल ने खुद की थी। संजू जी, सिर्फ मैं एक चीज यहां पे जोड़ देता हूं, फिर ब्रेक पे। इससे पहले दिल्ली में शीला दीक्षित जो है वो मुख्यमंत्री थी, और केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। कभी इस तरह की चीज दोनों सरकारों में, दोनों के बीच ऐसी चीजें सुनने को नहीं मिलती थी। दोनों अलग अलग सरकारें थी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में डेवलपमेंट के इशू पर हमेशा फोकस रहता था, तो दोनों सरकारों का रहता था। तो सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं होता। लेकिन बड़ी बात जो है कि आज तो ये आरोप लगा दिए सीधा सीधा कि ईडी जो है, ईडी को कुछ नहीं मिल रहा है सत्येंद्र जैन को लेकर के, और इसलिए जो है वकील साहब से जब पूछा गया तो वकील साहब बगले झांक रहे थे कोर्ट में। ईडी के वकील से जब पूछा गया, तो मैं कर्नल सिंह जी उस पर आऊंगा आपके पास, लेकिन एक मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद सीधा कर्नल सिंह जी के पास आऊंगा मैं। बने रहिएगा मेरे साथ। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप एनसीपीसीआर के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए एनजीओ, सीएसओ, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल जाए क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं, हे राम, आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया, और जिस तरह से इस घोटाले के आरोपी जो हैं पहुंचे सीधा राजघाट,
जो शराबबंदी को लेकर के जो महात्मा गांधी आवाज उठाते थे, आज शराब घोटाले का आरोपी वहां पहुंच जाता है। और इससे भी बड़ा जो पाप किया जाता है वो ये कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आज का भगत सिंह बताया जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, परविंदर सिंह सेठी आम आदमी पार्टी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एमएल शर्मा जी पूर्व डायरेक्टर हैं सीबीआई के, और करनैल सिंह जी पूर्व अध्यक्ष ईडी के। करनैल सिंह जी, क्योंकि इस बार बार जब ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अब ये राजनीतिक लड़ाई तो बन गया, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये बात आती है कि भाई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आज तो आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि सीबीआई ने तो अभी गिरफ्तार किया नहीं, लेकिन आज उन्होंने ईडी की तरफ भी अपनी बंदूक तान दी। वो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया और अदालत में जब ईडी से पूछा गया कि क्या आपके पास सबूत है, क्राइम क्या हुआ है, तो ईडी के वकील बगले झांक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कोर्ट को मैनेज कर लिया। करनैल सिंह जी, हाँ करनैल सिंह जी, आप म्यूट कर जी। शर्मा जी मेरे सीनियर हैं और सीबीआई में उनका बहुत बड़ा नाम है इन्वेस्टिगेशन में। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हैं चीजें कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या करती हैं। मैं इस पर्टिकुलर केस पे आता हूं जो अखबारों में पढ़ा है। 3 एलिगेशंस हैं इसमें अगर हम देखें। पहला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे किसी पर्टिकुलर लोगों को बेनिफिट देने के लिए पॉलिसी बनाई गई। सेकंड है इसमें जो होलसेल डीलर है, जिसको L1 भी कहा गया है, उनको जो मार्जिन दिया गया, पहले मार्जिन 5% होता था, अब मार्जिन 12% कर दिया गया। और एलिगेशन है कि उसमें से 6% आप रख लो और 6% जो है, जो मिडिल मैन है, जिसको भी जाना है उनको दिया जाए। अब ये मिडिल मैन पैसे कहां से निकालेंगे? वो निकालेंगे अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके। उसके लिए 477 और सेक्शन लगाया है कि अपने अकाउंट को मैनिपुलेट किया गया है। अगर हम इन सब चीज को देखें तो इस एलिगेशंस को सर्टेनली सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता कर रही है कि कौन कौन आदमी इन्वॉल्व है, किस किस को फायदा दिया गया और कैसे फायदा दिया गया। ईडी का भी काम है, क्योंकि ये जो पैसे गए किसके पास गए, जैसे हम कह रहे हैं 6% पैसे गए, 6% बहुत बड़ा अमाउंट है। जितनी सेल हुई उसका 6%। और ये अमाउंट किसके पास गया, ईडी को भी इन्वेस्टिगेशन करना है, वो भी इंटरोगेट करेंगे। और अल्टीमेटली जब ये एजेंसीज को ये पता कंफर्म हो जाएगा कि एविडेंस मिल जाएंगे, और एविडेंस मिलने का तरीका क्या है, जैसे एमएल शर्मा जी ने बताया कि सर्च है, इंटरोगेशन है, डिफरेंट लोगों से पूछताछ है, अननोन में ढूंढ रही है पुलिस और सीबीआई एंड ईडी कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन आदमी एक्चुअली इन्वॉल्व हो सकता है, किसके पास एक्चुअली पैसे गए हैं। और इस सबको करने के लिए उनको डिटेल्ड इंटरोगेशन की जरूरत है लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, उसको इंटरोगेट करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि क्राइम हुआ है। सीबीआई डिसाइड करेगी पहुंच के कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, और ईडी फिर डिसाइड करेगी किसके पास गए पैसे गए, उसको अटैच करेगी। हो सकता है अरेस्ट भी करे अगर वो आदमी कोऑपरेट नहीं करे, अगर वो आदमी झूठ बोले तो हो सकता है उसको अरेस्ट भी करे। तो ये एक प्रोसीजर है पूरा इन्वेस्टिगेशन का। जो एक फैक्टर्स हैं, जो एलिगेशंस हैं, उन एलिगेशंस में जो एविडेंसेस हैं या नई एविडेंसेस हैं, उनको निकालने के लिए एक प्रक्रिया है जो कानून में लेट डाउन है, और उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए दोनों एजेंसी अपना काम कर रहे हैं। दोनों प्रक्रिया, सभी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए एजेंसी अपना करते हो। हरिशंकर जी, आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि शराब घोटाले में जो है वो ठीक है, क्योंकि घोटाला हुआ इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। पर यही समस्या आती है कि जब आम आदमी पार्टी का घोटाले की जांच होती है तो कांग्रेस कहती है कि सही हो रहा है, लेकिन जब कांग्रेस के किसी घोटाले को लेकर जांच एजेंसियां काम करती है तो आप लोग कह देते हो कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि आप लोगों ने भी राजघाट पे जाने की, जब राहुल जी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तब आप लोगों ने भी कहा राजघाट पे जाके धरना देंगे। तो ये एक अजीब सा चलन बन गया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में अगर किसी को बुलाया जाता है तो पहला वो आरोप लगा देते हैं जांच एजेंसियों पर, दूसरा उनका वो होता है कि आजकल वो सीधा गांधी जी की समाधि। अरे गांधी जी ने तो नहीं कहा था ना कि भ्रष्टाचार के मामलों में फंस जाओ तो उसके बाद मेरे पास आओ। देखिए अशोक जी, ये तो मैं बड़ा दुर्भाग्य समझ रहा हूं इस बात को कि आप दो अलग विपरीत केसेस जो हैं उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस के खिलाफ में ईडी की जो कार्रवाई हुई उसका जबरदस्त पूरे देश में विरोध हुआ, और वो दूध का दूध और पानी का पानी था। उसमें कहीं पर भी कोई किसी किस्म का लक्षण नहीं। और ठीक है,
उसके बाद भी अगर ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, तो हमें कोई इतराज नहीं। और हमारे नेताओं ने कभी भी वहां जाकर जवाब देने से कभी इंकार नहीं किया इस बात का। लेकिन आज जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ में जो जांच हो रही है, उसके मंत्रियों के खिलाफ में जो जांच हो रही है, वो तो प्रूवन केस है, जो जमीन के ऊपर दिखाई दिया है कि किस कदर से शराब की दुकानों के अंदर गाना बाजा बजाकर, टेस्टिंग करवाकर शराब की, महिलाएं बाउंसर्स को रखकर किस ढंग से पूरे ब्रॉड में शोबाजी करके शराब को बेचा गया। देखिए, शराब की बिक्री हमेशा पर्दे में की जाती थी, कांग्रेस सरकार की नीति रही। उसमें यह कोशिश होती कि सामाजिक दृष्टिकोण यह होता था उसके अंदर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित ना करें, जो लोग पीने के आदी हैं उन तक शराब पहुंचे, ज्यादा लोगों को उसमें ना जुड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर शराब नीति बनाई, उसका क्या मतलब हुआ? सैकड़ों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग, दिन के हिसाब से नए लोग शराब से जुड़ने लगे। और सबसे बुरा असर जो पड़ा नौजवानों के ऊपर पड़ा, विद्यार्थियों पर पड़ा, ठीक है, महिलाओं पर, लड़कियों पर पड़ा उसका। ठीक है। नहीं हरिशंकर जी, आप जो कह रहे हैं ना, मेरा कतई इरादा मैं दो चीजों को मिक्स करने, मेरा जो भाव है वो समझिए। एक मिनट संजू जी रुकिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए प्लीज। मैं बार बार सब राजनीतिक पार्टियां, लेकिन होता क्या है कि जब जैसी आज आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कल को दूसरा, और अल्टीमेटली जांच एजेंसी अगर किसी को बुला रही हैं तो आप जाइए, उसके कॉपरेट कीजिए। अगर आप निर्दोष हैं, नहीं मेरी बात पूरी हो जाए सर। हमारे नेता गए ना सर, मैं उससे मना नहीं कर रहा, मैंने ना आप उसके बारे में कोई आरोप लगाया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नहीं सर, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जांच एजेंसी अगर बुला रही है तो आप जाइए, आप अपना सवाल जवाब कीजिए। अगर आप निर्दोष हैं तो जांच एजेंसियों से डर कैसे? लेकिन बड़ी बात यह कि आज नहीं, मैं बड़ी बात यह है कि मतलब राजनीतिक पार्टियां, नेता जो हैं, आज तो देखिए तिरंगा लेकर के जा रहे हैं, जैसे वो आज सियाचिन में लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तिरंगा लेकर निकल रहे हैं सीबीआई के आरोपों का जवाब देने के लिए। मुझे तो इस बात पर आपत्ति है कि इस तरह की ये जो चलन हो गया है कि जांच एजेंसियां बुलाएंगी तो हम इस तरह से दिखाएंगे कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सेठी जी, आप दो बड़े हमारे साथ जो है बहुत, संजू जी एक मिनट रुकिएगा, दो बड़े हमारे साथ जो है जांच अधिकारी जो रह चुके हैं वो जुड़े, उन्होंने पूरा मामला समझाया। और अगर मनीष सिसोदिया को जांच के लिए बुलाया जा रहा है तो फिर इसमें इतना उछल कूद क्यों? तिरंगा लेकर के ऐसे लहरा रहे हैं, भगत सिंह बना रहे हैं। और भगत सिंह का पोस्टर वो आ गया है, देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको लगे तो चलते चलते इस बात पर शर्मिंदगी जता दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी ने जो किया। मेरे प्रोड्यूसर वो पोस्टर दिखा देंगे आपको जी। नहीं, देखिए, जो सीबीआई या ईडी या जितने भी हमारी संस्थाएं हैं वो बड़ी प्रेस्टिजियस संस्थाएं हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जो सरकारें जब उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, आप देखिए ना, गोवा के अंदर चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश, ये देखिएगा, ये आप अपनी बात जारी रखिएगा। सुनिए और ईडी, सेठी जी आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन साथ साथ जरा स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। स्क्रीन पर वो पोस्टर बड़ा सा दिख रहा है, आज के भगत सिंह। मैं कहता हूं इस पर हर भारतीय का शर्म सर जो है ना, आज शर्म से झुक जाना चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया आज के भगत सिंह है तो भैया भगवान बचाए, मतलब कम से कम भगत सिंह का नाम इस तरह से बदनाम ना करिए, प्लीज ना कीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, भगत सिंह के परिवार वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने इस पर घोर आपत्ति जताई है कि शराब घोटाले में फंसे व्यक्ति को भगत सिंह बनाया जा रहा है। जी अब आप बोले। नहीं बनाया जा रहा, ये देखिए ये बातें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब संवैधानिक संस्थाओं को इन्फ्लुएंस करके बाहर की सरकारें गिराई जाती हैं, लोगों को डराकर उनको अपनी पार्टी में मिलाया जाता है, और सत्ता के लिए, पॉलिटिकल अपने राजनीतिक फायदों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज होता है, तो उन संवैधानिक संस्थाओं का जो कितना बड़ा कद है वो भी छोटा हो जाता है। इसके लिए भी सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए। गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की इलीगल शराब, जो ड्राई स्टेट होने के बावजूद नकली शराब, जहरीली शराब, जिससे 100 लोग मर जाते हैं, वहां सीबीआई ईडी नहीं जाती। ओके संजू जी, हाँ रिस्पॉन्ड कीजिए। रुकिए परविंदर जी, संजू जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरा सवाल भी है, एक मिनट परविंदर जी, आपने जो कहा संजू जी रिस्पॉन्ड करे उस पर। मेरा सवाल ये, बार बार यही बात लग रही है कि भाई आप लोग जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, उनका दुरुपयोग करते हैं। और मैं फिर आ रहा हूं उस आरोप पर। आज तो आम आदमी पार्टी ने यह तक कह दिया कि ईडी जो है, ईडी के पास सत्येंद्र जैन को लेकर कुछ नहीं है, और अगर वो इतने समय से जेल में है तो दरअसल आप लोगों ने अदालत भी मैनेज कर लिया। आपने कभी जज बदल देते हैं, कभी अदालत से केस इधर उधर ले जाते हैं। आज तो आम आदमी पार्टी ये तक कह रही है। नहीं, बिल्कुल ये सवाल मेरा संजू जी से, एक मिनट रुकिए सेठी जी। हाँ संजू जी प्लीज, हाँ बोलिए संजू जी। अशोक जी, आपको याद होगा जुलाई 17, 2022, कुछ ही महीने पहले इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी
की जो पावर्स हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को एफआईआर देने की जरूरत नहीं है जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, ईडी को कारण देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुओ मोटो आप जाकर सर्च वारंट के बिना सर्च कर सकते हो। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर है। तो यदि मैं इसको बहुत सरल शब्दों में कहूं, कहने का तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट का यह था कि यदि मान लो अशोक श्रीवास्तव या संजू वर्मा पर आरोप लगा है तो अशोक श्रीवास्तव या संजू वर्मा को यह प्रूव करना पड़ेगा जांच एजेंसी के सामने कि वो बेकसूर हैं। जांच एजेंसी को यह प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अशोक श्रीवास्तव निर्दोष हैं या नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ईडी की पावर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय और फैसला दिया, हालांकि उसके खिलाफ एक याचिका है, पर यह निर्णय साफ कर देता है कि ईडी ने हमेशा दायरे के अंदर रहकर काम किया है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी चुप होने से पहले, आपके जो दो वरिष्ठ जांच एजेंसी के लोग बैठे हैं उनमें से एक ने यह कहा भी, मेन मुद्दा यह है कि L1 का जो बिडर होता है यदि उसको एनओसी नहीं मिलती तो रूल है कि जो पैसा है अर्नेस्ट मनी वो सरकारी तिजोरी में चले जाएगी। पर दिल्ली में L1 बिडर को एनओसी जब नहीं मिली, 30 करोड़ की अर्नेस्ट मनी दिल्ली की तिजोरी में जाने की बजाय वापस L1 बिडर को दी गई। प्रश्न है क्यों? और दूसरा प्रश्न है, चलिए आपने होलसेलर और रिटेलर्स की कमीशन 12% कर दी 5% से, पर और एक चीज है जो कई लोगों को समझ नहीं आती कि पहले लिकर लाइसेंस मिलता था 10 लाख में, और आपको पता है लिकर लाइसेंस का इन्होंने कितना किया है अभी रेट? मनीष सिसोदिया ने लिकर लाइसेंस का रेट 10 लाख से बढ़ाकर सीधा 5 करोड़ कर दिया। और यही बात जेल के अंदर जो समीर महेंद्रू है उसने कहा कि ये इसलिए किया गया ताकि सिर्फ 2-3 लोगों को 10,000 करोड़ के कारोबार का फायदा हो सके। मुझे छोटा सा रिस्पॉन्ड कर, फिर मैं ब्रेक लेके मैं शर्मा जी और उनके पास जाऊंगा। कर्नल सिंह, मुझे जल्दी से बता दीजिए, आप अदालतों को मैनेज कर रही हैं, यह आरोप लग रहा है। अशोक जी, आपने मुझसे सवाल जी मेरा सवाल है कि आपकी सरकार जो है अदालतों को मैनेज कर रही है, आज सीधा सीधा ये आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी ने। मैं आपसे एक साफ शब्दों में पूछना चाहती हूं, मनीष सिसोदिया क्या राजा हरिश्चंद्र हैं? अरविंद केजरीवाल क्या राजा हरिश्चंद्र हैं? आज की डेट पर यदि कोई मुझे कहे कि आप मनीष सिसोदिया पर विश्वास करेंगे या देश के सीबीआई पर, मैं कहूंगी सीबीआई पर। कोई पूछेंगे अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करते हैं या ईडी पर, मैं कहूंगी ईडी पर। कोई पूछेगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम जो सब बेल पर बाहर हैं, आप इन पर विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर? मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट पर। और मैं सिर्फ 10 सेकंड में एक और चीज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के भी जो नेता आज बेल पर है, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, आपको पता है इनका भी नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2016, 2017 और 2019 में बेल याचिका को खारिज कर दिया था। ठीक है, वो मेरा विषय नहीं है, फिर विषयांतर हो जाएगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं जल्दी से, इस छोटे से ब्रेक के बाद। 1 मिनट के लिए मैं 1 मिनट सर, मैं हरिशंकर जी आपको मौका दूंगा इस ब्रेक के बाद, प्लीज जी। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach,
The market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sovarigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, समय कम है, जल्दी जल्दी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कर्नल सिंह जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं और यही सवाल मैं एमएल शर्मा जी आपसे भी जरूर पूछूंगा। दोनों लोग से मैं एक सवाल, क्योंकि आजकल जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां पोस्चरिंग करती हैं कि अगर जांच एजेंसियां बुलाती हैं तो उसके बाद जो है जुलूस निकालना, धरना देना, सत्याग्रह करना, राजघाट पे जाना, क्या इससे कई लोगों को लगता है कि ये दरअसल जांच एजेंसियों को पर एक दबाव डालने की एक कोशिश होती है कि भाई जांच एजेंसी थोड़ा दबाव में आ जाए, पहले से बयान दे देना, आज तो देखो गिरफ्तार हो गया, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया आज तो सुबह गिरफ्तार, आज गिरफ्तार कर लेंगे। क्या इससे सब पॉलिटिकल पार्टियां जांच पे असर डलता है, इससे आपको लगता है कर्नल सिंह जी? जी कर्नल सिंह जी। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी जो ये कर रही है बेसिकली परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इनका पर्पस है। जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, वो एविडेंस के बेस पे अपना निर्णय लेती हैं, हार्ड एविडेंसेस के बेस पे, इसलिए उनको इन्फ्लुएंस करना मैं नहीं समझता कि उन पर कोई इन्फ्लुएंस होता है। ये इन्फ्लुएंस केवल पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए। तो इससे जांच एजेंसियों की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको लगता है? नहीं, क्योंकि वो हार्ड एविडेंस पे वर्क करती हैं। उसके बाद क्योंकि कोर्ट में भी उनको सारा मटेरियल ले जाना पड़ता है, एविडेंसेस कोर्ट पे प्रूव करने पड़ते हैं उन लोगों को, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये जो पोस्चरिंग है बेसिकली दिस इज फॉर पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन के लिए। एमएल शर्मा जी, ये बात बार बार आ रही है कि भाई देखिए, अगर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, छापा मारा है दिन भर की, अगर तो पब्लिक में बताए ना कि उनको क्या मिला, उनको कुछ तो मिला नहीं, तो क्या जांच एजेंसियों को ये हर बार कार्रवाई के बाद मीडिया में बताना जरूरी है? तो हमने ये छापा मारा, ये कार्रवाई, तभी उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी क्या? देखिए, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है वो सेंटीपीड की तरह है। ये 100 पैर होते हैं। अगर मान लो रेड किया, सर्च किया, कुछ नहीं मिला, वो तो एक ही पैर खत्म हुआ और बहुत पैर हैं। तो इसलिए ये जो नेता लोग अनाउंस करते हैं या कुछ अफसर भी ऐसा करते हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, भैया वो तो एक एरिया ऑफ एविडेंस है। एविडेंस के और बहुत से एरियाज हैं, थोड़ा वेट करना चाहिए उसका। एक बात तो ये है। दूसरा, जांच एजेंसी को हर बात का जवाब देना उचित भी नहीं है, ठीक भी नहीं है, संभव भी नहीं है। जांच एजेंसी का काम जांच करने का है। जांच एजेंसी मुखरित तभी होती है जब जांच पूरी हो जाने के बाद वो अपना ओपिनियन बनाती है कि कोई अपराध हुआ या नहीं हुआ, और यदि अपराध हुआ तो किसने किया और कौन सी धारा में किया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और जहां तक सीबीआई की बात है, ये बहुत पुरानी एजेंसी है, सारे सिस्टम्स और प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, टाइम टेस्टेड हैं, और सीबीआई की फंक्शनिंग सर्टेन है, प्रेडिक्टेबल है और स्टेबल है। ओके, बिल्कुल। ये जांच एजेंसियां देश की, मैं कहता हूं कि देश की मतलब प्रोफेशनल जांच एजेंसियां। हरिशंकर जी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं ओवर शूट कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी का नाम आया था और आप इंटरवीन करना चाहिए थे, 30 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए जल्दी से। देखिए, अब वो जो जिनको मैंने जवाब देना था वो तो चले गए हैं जी पैनल छोड़कर। हाँ, उनका दूसरा एक शो था 10 बजे और हम चलो ओवर शूट कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना जल्दी से कह दीजिए। जी ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बहुत सम्मानित हमारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी। मैं भी बहुत समय से इनका नाम सुनते हुए आता हूँ जी। इनका अनुभव, अपना अनुभव है, इनका अपना एक्सपीरियंस है जी। लेकिन एक बात जहां पर जांच एजेंसियों के ऊपर एक शक का जो सुई चली जाती है, उसके लिए सिर्फ इतनी सी बात होती है हाँ।
कि जब से बीजेपी की सरकार देश के अंदर बनी है कितने गुना केसेस ईडी और सीबीआई के बढ़े हैं। ओके, ठीक है। विशेष रूप से उनका इस्तेमाल जो होता है वो सरकार जो होती है जिस पार्टी से बिलोंग करती है उसके खिलाफ की जो पार्टी उसके खिलाफ सरकार। ओके, ठीक है। मुझे लगता है कर्नैल सिंह जी इसको लेकर बहुत बार अपनी बात रख चुके हैं। कर्नैल सिंह जी बस मुझे 30 सेकंड में बता दीजिए ईडी का स्ट्राइक रेट क्या है, जरा एक बार फिर से बता दीजिए, मुझे लगता है देश को वो सुनना चाहिए। ईडी का जो कार्यवाही है तब शुरू होती है जो पहले कोई दूसरी एजेंसी पुलिस भी हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, कस्टम हो सकती है, बहुत सारी एजेंसीज है जो इन्वेस्टिगेट करती हैं, एसएफआई हो सकती है, और उन एजेंसीज में जब ऑलरेडी केस होता है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, ओनली उसके बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये कहना कि ईडी कोई भी केस टेकअप कर लेगी जिसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा कहीं भी, वो तो ठीक नहीं है। सेकेंडली, नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं सीबीआई में और या ईडी में। ईडी की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, मैंने पहले भी कई बार बताया कि 2015 में करीब 600 थी, आज की डेट में वो सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ के जो है 1700-1800 हो गई है। सैंक्शन नहीं, प्रेजेंट स्ट्रेंथ, सैंक्शन स्ट्रेंथ तो 2048 थी, जो जिसके मुकाबले ईडी में लोगों की संख्या कम थी। सडनली जब संख्या कम होगी तो कम केस ले पाएंगे, आज इसलिए ईडी में लोगों की संख्या बढ़ाएगी धीरे धीरे, और अब जो संख्या बढ़ गई है तो ज्यादा केस ले सकते हैं। देश में जो इतना करप्शन है उस करप्शन के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, और ईडी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मेरा जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 2 लाख करोड़ जो है पिछले कुछ सालों में ईडी ने ब्लैक मनी जब्त किया है, ऐसे कई मामले किए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लगता है कि जांच एजेंसियां आपके खिलाफ गलत तरीके से जांच कर रही हैं तो इस देश में अदालत है, जाइए अदालत का दरवाजा खटखटाइए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरे तो राजघाट जाकर गांधी जी का नाम बदनाम ना करिए। हे राम, कम से कम गांधी जी को छोड़ दीजिए। गांधी जी ने नहीं कहा शराब घोटाला करिए और उसके बाद मेरे पास आइए। और कम से कम भगत सिंह का नाम आज किसी भ्रष्टाचार के आरोपी से जोड़िए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। यह राजनीति का बहुत ही निचला स्तर है, आज कम से कम यह नहीं होना चाहिए था। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया। 2 टूक में आज बस इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे LIC,